नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का IBC 24 के इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। देश का लेखा जोखा पेश होना है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का यह पहला पूर्ण बजट होगा, लिहाजा देश भर के अलग अलग वर्गों की उम्मीदें इस बजट से जुड़ी हुई हैं। और मोदी सरकार की अगर बात करें तो मोदी 3.0 की ये पहली अग्नि परीक्षा है और इस अग्नि परीक्षा में कई सारी जिम्मेदारियों के साथ इस बजट को पेश करने के लिए निर्मला सीतारमण केंद्रीय वित्त मंत्री जब 23 तारीख को आएंगी तो अपने पिटारे में क्या अलग अलग वर्गों के लिए लेकर आएंगी, इस पर खास तौर पर बात करेंगे। और आज हमारे साथ में छत्तीसगढ़ से और मध्य प्रदेश से जुड़े हुए तमाम अलग अलग वर्गों की डिग्निटरीज यहाँ पर मौजूद हैं, खास मेहमान। उनके जरिए हम इन उम्मीदों को जानने समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वो उम्मीद रखते हैं कि बजट में क्या प्रावधान हर अलग अलग वर्गों के लिए होने चाहिए, पॉलिटिकली भी और सोशली भी और इकोनॉमिकली भी, बाकी तमाम चीज़ों को देखते हुए। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। उम्मीदों वाला बजट। तो जैसा हमने कहा कि ढेर सारे अलग अलग वर्गों की ढेर सारी उम्मीदें इस बजट को लेकर है। क्या वो उम्मीदें पूरी होती हैं, क्या अलग अलग प्रावधान होते हैं, क्या होने चाहिए, हर विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ में एक बड़ा पैनल यहाँ पर मौजूद है। एक एक कर सबका इंट्रोडक्शन आपके सामने करते हैं। और हमारे साथ में चूंकि हमने कोशिश की है कि हर अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए लोगों को यहाँ पर मौका मिले अपनी बात रखने के लिए, अपनी उनकी उम्मीदों को जानने के लिए। हमारे साथ में डॉक्टर स्मिथ श्रीवास्तव जी हैं, हमारे साथ में नीलेश मुंदड़ा जी हैं जो कि मीडियम इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, एक व्यापारी हैं, और साथ ही हमारे साथ में राजेश वासवानी जी हैं, आप भी बिजनेसमैन हैं, बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल्स के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हमारे साथ में रमेश अग्रवाल जी हैं जो कि स्टील इंडस्ट्री से हैं और छत्तीसगढ़ की जब बात होती है तो स्टील की बात बड़ी प्रमुखता से होती रही है। हमारे साथ में हरक मालू जी हैं, आप सर्राफा कारोबारी हैं। सर्राफा एसोसिएशन को और सर्राफा से जुड़े व्यापारियों को क्या उम्मीदें इस बजट को लेकर है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में सुरेश कोठारी जी हैं, आप CA हैं, तमाम लेखा जोखा, और इस वक्त चूंकि जुलाई का महीना चल रहा है तो बहुत व्यस्त भी हैं, लेकिन उसके बावजूद समय निकाल के यहाँ पर आए हैं। तो इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि अकाउंटेंसी के लिहाज से बाकी तमाम चीज़ों को लेकर, चूंकि 12 साल हो चुके हैं अब तक टैक्स स्लैब में कोई बदलाव हुआ नहीं है, तो क्या इस बार आम लोगों के लिए उस तरह की बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं। हमारे साथ में कीर्ति व्यास जी हैं, आप भी कारोबारी हैं और टूरिज्म, होटल और एविएशन से जुड़े हुए हैं, लगातार काम करते हैं। हमारे साथ में SK पाटिल साहब हैं जो कृषि से जुड़े हुए हैं, बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर है देश का। हमारे साथ में स्नेहा अरोड़ा जी हैं जो कि एक हाउसवाइफ के तौर पर यहाँ पर हैं और एक महिला ही इस बार चूंकि लगातार पिछले कई सालों से बजट पेश कर रही हैं, तो महिलाओं की उम्मीदों पर महिलाओं की तरफ से पेश किया गया बजट किस तरह से खरा उतरेगा, क्या उम्मीदें हैं, इस पर स्नेहा जी आपसे बात करेंगे। हमारे साथ में डॉक्टर शेफाली जी हैं, शेफाली जी जो कि ISBM के प्रोफेसर हैं। हमारे साथ में श्रीचंद सुंदरानी साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी का बड़ा चेहरा हैं और सरकार की उम्मीदों को लेकर इनसे भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ में संजय सिंह जी हमारे साथ में बैठे हुए हैं। संजय सिंह जी कर्मचारी नेता हैं और हमारे साथ में प्रमोद दुबे साहब हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और कांग्रेस पार्टी विपक्ष में इस वक्त भूमिका निभा रही है, लेकिन यहाँ इस बजट को लेकर क्या उनकी उम्मीदें रहेंगी, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ में डॉक्टर जवाहर सूरी शेट्टी साहब हैं, जाने माने शिक्षाविद हैं, एजुकेशन सेक्टर से जुड़ी चीज़ों पर इनसे हम अब लगातार बातचीत करेंगे। और हमारे साथ में श्वेता सोंगन जी हैं, आप CII से जुड़ी हुई हैं। अनिल अग्रवाल जी हमारे साथ में बैठे हुए हैं। तो एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए मैं शुरुआत करता हूं कि उम्मीदों को लेकर हम लगातार चूंकि बात कर रहे हैं कि क्या उम्मीदें हर सेक्टर की इससे जुड़ी हुई है। जैसे मैंने कहा था कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट और आर्थिक व्यवस्थाओं को लेकर भी इस बजट को लेकर क्या कुछ उम्मीदें हो सकती हैं, क्या वो पूरी होंगी, क्योंकि किस परिस्थितियों में सरकार बनी है, क्या कुछ चल रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं। कोठारी साहब, सबसे पहले जानना चाहेंगे आपसे, जैसा मैंने कहा कि पिछले 12 साल से स्लैब बदला नहीं है। अगर बजट की बात आती है तो हर आम आदमी पहले स्लैब के लिए पूछता है, जो खासतौर पर इनकम टैक्स देने वाले लोग हैं, लेकिन स्लैब में बदलाव हुआ नहीं है। इस बार आप क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या हो सकता है और क्या कुछ बड़े प्रावधान? इस बार ये जो बजट होगा पॉली इकोनॉमिक बजट होगा। इसका मतलब ये है कि ये सरकार जो पहली बार है गठबंधन की सरकार चला रही है। अभी तक ये जो सरकार थी पूर्ण बहुमत की सरकार थी, तो थोड़े से जो राहत की जो बदलाव है इस बजट में होने की उम्मीद है। और स्लैब में कुछ चेंजेस होंगे। जो अपर स्लैब है जो 15 लाख तक का है, वो मुझे लगता है कि 20 या 25 लाख रुपए तक का चले जाएगा, या 20 या 20 लाख तक मुझे लगता है कि 20% ही टैक्स होगा और उसके बाद वो मतलब 30% का स्लैब आएगा। और जो सरचार्ज है 1 करोड़ से ऊपर की इनकम का, वो सरचार्ज मुझे लगता है कि जो 15% अभी है वो थोड़ा सा और कम हो जाएगा, 5% होगा या फिर और भी वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। अच्छा, जिस तरह की अभी फाइनेंशियल स्थितियां हैं देश के सामने, अभी हाल फिलहाल अगर देखें तो चुनाव निपटे हैं, तो बहुत बड़ी लाइबिलिटीज़ इस तरह से नहीं, हालांकि कुछ राज्यों के चुनाव भी हैं, तो क्या आपको लगता है कि ऐसी घोषणाएं हो सकती हैं? हाँ, ये बिल्कुल भी लगता है, क्योंकि ये बहुत पुरानी मांग भी है और अभी तक ये सरकार केवल वही कर रही थी जो वो करना चाहती थी, लेकिन अब ये सरकार वो करेगी जो कि थोड़ा लोग भी चाहते हैं। तो ये मुझे लगता है कि कुछ चेंजेस होगा। और एक बदलाव और भी हो सकता है
कि जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है जो 50,000 है वो मुझे लगता है कि शायद 75,000 तक वो हो जाएगा। हालांकि मांग तो 1 लाख तक किए जाने की उसकी लगातार हो रही है। तो मुश्किल है, 75,000 तक आ जाएगा। और सरकार के पास एक बहुत बड़ी चुनौती है। जब 2008 में जब एक सब प्राइम का जो क्राइसिस आया था पूरे विदेश में जब मंदी आई थी, उस समय ये हुआ था कि जो हमारे भारत वो मंदी से अछूता रहा था, क्योंकि उसका जो बेस था कि हमारी जो डोमेस्टिक सेविंग्स है वो बहुत अच्छी थी। लेकिन अभी डोमेस्टिक सेविंग्स में ज़बरदस्त गिरावट हुई। 25 लाख करोड़ से पिछले 4-5 सालों में 9 लाख करोड़ कम हो गई। अभी हमारी डोमेस्टिक सेविंग्स से 14 लाख करोड़ है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है, सरकार को इसको भी एड्रेस करना होगा। तो मुझे लगता है कि ये जो न्यू रेजिम है इसमें अभी इन्होंने सेविंग्स पे आपको किसी भी तरह की छूट नहीं है। जो नई कर व्यवस्था है उसमें सेविंग्स पे आपको किसी भी तरह की छूट नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि शायद सेविंग्स और इस पर हमने एक व्यापक कार्यक्रम किया भी है, जो अभी प्रसारण भी हम लोग लगातार करेंगे, क्योंकि टैक्स को लेकर हमने एक स्पेशल कार्यक्रम किया, क्योंकि टैक्स एक ऐसा विषय है जिसको लेकर हर व्यक्ति की निगाहें इसके ऊपर रहती हैं। पाटिल साहब, चूंकि एक बहुत महत्वपूर्ण सेगमेंट है वो है कृषि, और लगातार ये कहा गया कि कृषकों की आय को दोगुना कर दिया जाएगा, और उसको लेकर बहुत सारे प्रावधान सरकार करने की बात करती हुई है, किसान सम्मान निधि, तमाम चीज़ें। कृषकों को लेकर, कृषि क्षेत्र को लेकर क्या उम्मीद कर रहे हैं इस बजट से? देखिए, कृषि प्राइमरी सेक्टर है और लगभग आधी जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। इसको दो तरह से देखें। एक परसेप्शन पिछले 5-7 वर्षों में या 10 वर्षों में आया है कि देश में बहुत अधिक अन्न का उत्पादन हो रहा है और वेस्टेज चीज़ें हो रही हैं। उसको रोकने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत बड़ी आवश्यकता है इन्वेस्टमेंट की। और जो ये परसेप्शन है कि एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया है, एक्सेस का प्रॉब्लम है। मैं 2 चीज़ें कहना चाहूँगा कि पिछले साल जो चूरा चावल होता है, कनकी जिसको कहते हैं, उसका एक्सपोर्ट रोकने के लिए सरकार को कदम उठाने पड़े थे। और अभी पिछले महीने गेहूं का आयात करना का निर्णय सरकार ने लिया है। तो हमारे गोदाम जो हैं वो एक तरह से खाली हैं। पिछले 4-5 वर्षों में जो बातें हुई हैं, कोविड हुआ, उसके बाद फिर मुफ्त अनाज की जो योजनाएं चली हैं, आगे 5 साल तक और प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि देना है। और मौसम में जो परिवर्तन हुआ, सूखा पड़ा और ठंड कम पड़ी, इससे उत्पादन में असर पड़ा है। और 5 वर्षों में ही हमारी स्थिति ऐसी हो गई है कि हमको गेहूं आयात करने का निर्णय लेना पड़ा है, और जो 40% टैक्स था, इंपोर्ट टैक्स, उसको हटाया गया है पिछले महीने। तो उत्पादन को बढ़ाना, उत्पादकता को बढ़ाना, इसके लिए किसानों को मदद करना, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो मौसम परिवर्तन से लड़ने के लिए किसानों को मदद करे, ये बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है जिस पर शासन को ध्यान देना होगा। एक और जो महत्वपूर्ण इशू है वो है हेल्थ। आम लोगों की हेल्थ और आम लोगों का स्वास्थ्य सरकार की प्राथमिकता में सर्वोच्च स्थान पर होना चाहिए, ये कहा जाता है। लेकिन क्या वाकई में पिछले कुछ बजटों के दौरान या अभी तक की जो परिस्थितियां हैं उसमें वैसी स्थिति नजर आती है? स्मिथ जी, क्या उम्मीद कर रहे हैं इस बार हेल्थ सेक्टर को लेकर, कि क्या कुछ बड़े प्रावधान होने चाहिए या हो सकते हैं? बिल्कुल, बड़े प्रावधान की बहुत लंबे समय से आवश्यकता है। मैं एक चिकित्सक भी हूँ, एक शिक्षक भी हूँ, और बहुत सारे मरीजों की उम्मीदें भी मुझे पता चलती रहती हैं। तो उसमें एक जगह जहाँ पे हम मार खा रहे हैं वो है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छी तरह से डेवलप हो रहा है, लेकिन ह्यूमन रिसोर्सेज यानी डॉक्टर्स और स्टाफ जो वहाँ पे चाहिए, उनकी कमी हर जगह महसूस हो रही है। नए मेडिकल कॉलेज ज़रूर खुल रहे हैं, लेकिन वहाँ पे टीचर, वहाँ पे मेडिकल स्टाफ, उनकी भारी कमी है। तो ये फिर अगर ये दोनों चीज़ें साथ में नहीं चलेंगी तो उन बिल्डिंगों का कोई मतलब नहीं है अगर वहाँ ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं है। दूसरा सेक्टर जो है जहाँ पे करने की ज़रूरत है, जैसे अभी आप बात भी कर रहे थे कि स्लैब नहीं चेंज हुए हैं। एक इम्पॉर्टेंट स्लैब जो चेंज नहीं हुआ है वो इंश्योरेंस सेक्टर का है, हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर का है, जिसमें 80D के तहत में काफ़ी छूट मिलनी चाहिए, और इससे इंश्योरेंस को बढ़ावा मिलेगा। इंश्योरेंस को बढ़ावा मिलने से आम व्यक्ति पे और सरकार पे हेल्थ पे खर्चा करने का जो व्यय है वो कम आएगा। तो ये चीज़ें मिसिंग है। और अगर हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो इंश्योरेंस महंगाई की वजह से वो उसकी EMIs बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी हैं, महंगा हो चुका है, लेकिन उस सेक्टर में उसमें जो छूट मिल रही है वो मिलती नहीं है। एजुकेशन पे बात करते हैं, क्योंकि शिक्षा भी एक और महत्वपूर्ण सेक्टर है। हमने स्वास्थ्य पर बात की, कृषि क्षेत्र में बात की, एजुकेशन जवाहर जी बहुत महत्वपूर्ण है। नई शिक्षा नीति को लेकर बहुत बातें हो रही हैं और इसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ भी अब देश आगे बढ़ चुका है, कई सारे प्रावधान इम्प्लीमेंट हुए भी हैं। इस बार क्या उम्मीद कर रहे हैं शिक्षा जगत को लेकर, उसके ओवरऑल बजट को लेकर या कुछ बड़े प्रावधानों को लेकर? देखिए, अभी तक 2.5 से 3% प्रावधान रहता है। उसको जब तक नहीं बढ़ाएंगे नई शिक्षा नीति अच्छी तरह से लागू नहीं हो पाएगी। इसका प्रचार प्रसार और टीचरों का अपग्रेडेशन और अधोसंरचना, तीनों के लिए बहुत ज़्यादा धन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर ये प्रावधान नहीं किया गया तो मुश्किल हो जाएगा इसमें।
हाँ, इसके अलावा ये भी है कि कुछ जो जीएसटी लगते हैं शिक्षा के इस पे सामग्री पे, उसको अगर जीएसटी से अलग रखा जाए तो थोड़ा बेहतर होगा। एजुकेशन की जो सामग्रियों को जीएसटी लग रही है उस जीएसटी और जीएसटी को लेकर व्यापक तौर पर बड़े व्यापारी वर्ग को लेकर हमेशा से ये कहा जाता रहा है कि जीएसटी जो है वो बड़ा पेचीदा है, इसमें बहुत सारे बदलाव की जरूरत है। जीएसटी के विषय पर आप में से कोई बोलना चाहेंगे? जी बोलिए। मैं रिलेटेड मोबाइल के इलेक्ट्रॉनिक्स और उससे व्यवसाय करता हूँ। लंबे टाइम से हमारी मांग चली आ रही है कि मोबाइल का जो 18% है उसको 12% किया जाए। रेफ्रिजरेटर, एसी, ये भी सब चीज़ों को 28% का जीएसटी लगता है। ये आवश्यक श्रेणी में आता है। विलासिता की चीज़ों में इसको रखा गया है जिसकी जीएसटी 28% सबसे ज़्यादा मिलती है। भारत देश की अगर हम बात करता हूँ जीएसटी के रूप में तो 33% इलेक्ट्रॉनिक गुड्स से उनको मिलता है। और अगर हम इसको 12% से नीचे भी स्लैब लेकर आएंगे, उस स्लैब में आएंगे तो निश्चित रूप से ग्रामीण में इसकी सेल बढ़ जाएगी और उसका जीएसटी के रूप में उसको डबल आय की प्राप्ति होगी। मेरा एक दूसरा सुझाव भी है सीतारमण जी को। मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा आपको कि आपके माध्यम से छत्तीसगढ़ की आवाज़ हमारी दिल्ली तक पहुंच रही है। तो दुकानदारों के लिए, जो व्यवसायी हैं, जो इतना सारा जीएसटी देते हैं पूरे देश के अंदर, उनके लिए एक अलग से फंड रिलीफ रखना चाहिए कि आपातकालीन की स्थिति में उन दुकानदारों को फंड यूज़ कर सके और उनके बच्चों को एजुकेशन, हेल्थ से रिलेटेड वो फंड उनके यूज़ हो सके। इस तरह का प्रावधान इस बजट में हम व्यापारी वर्ग की तरफ से उम्मीद करते हैं। तो कुल मिलाकर ढेर सारे अलग अलग वर्गों को उम्मीदें हैं। स्टील सेक्टर की हम बात कर रहे थे, जैसा मैंने कहा भी कि छत्तीसगढ़ के लिए स्टील सेक्टर बहुत महत्वपूर्ण है, एक तरह से रीढ़ अगर कहें तो गलत नहीं होगा। और स्टील सेक्टर को क्या उम्मीदें हैं सर? क्योंकि ढेर सारी बातें हमेशा बजट में रहती हुई हैं। इंडस्ट्री है, बड़ी इंडस्ट्री है और इकोनॉमी में बड़ी रोल अदा करती है। क्या उम्मीद कर रहे हैं सर? देखिए सर, स्टील सेक्टर के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत ही एम्बिशियस प्लान है कि 2030 तक 300 मिलियन टन की कैपेसिटी भारत सरकार सोच रही है कि उसको पहुंचाया जाए। पर इस 300 मिलियन टन को अचीव करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लेने होंगे। जहां एक तरफ डिमांड क्रिएट करने के लिए बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, रियल इस्टेट प्रोजेक्ट्स हैं, मतलब हर तरह डिमांड क्रिएट करेंगे तभी वो 300 मिलियन बना भी लेंगे तो खपना भी चाहिए। दूसरा, 300 मिलियन टन स्टील बनाने के लिए हमें जो बेसिक रॉ मटेरियल चाहिए, जो आयरन ओर चाहिए, जो कोल चाहिए, जो और दूसरे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसकी तरफ भी ध्यान देना होगा। दूसरा मेरा ये कहना है कि आज कंट्री का जो सिस्टम है बहुत ही रोबस्ट हो गया, चाहे वो बैंकिंग सिस्टम हो, चाहे वो सेबी का कंपनी को मैनेजमेंट सिस्टम हो, या जीएसटी का भी सिस्टम अगर हम बात करें तो बहुत ही रोबस्ट हुआ है और 2 लाख करोड़ हर महीने रेवेन्यू आ रहा है। तो आई थिंक दिस इज़ द टाइम कि गवर्नमेंट शुड रैशनलाइज द टैक्सेशन रेट्स एंड इनको थोड़ा सा रिड्यूस किया जाना चाहिए। एटलीस्ट 14% और 16% के रेट पे जो 18 का है उसको लाना चाहिए और दूसरे में भी करस्पॉन्डिंग चेंजेस किए जाएं जिससे कंप्लायंस का लेवल और बढ़े। प्लस कुछ ऐसे गवर्नमेंट ने एक स्कीम लाया था 115 BAB सेक्शन, जिसमें नए इंडस्ट्री को कुछ कंसेशंस दिए गए थे। वो कंसेशन एक्सपायर करके 2024 मार्च में, जबकि 2-3 साल का पीरियड चला गया कोरोना में। तो मेरा ऐसा उम्मीद है कि गवर्नमेंट इसको एक्सटेंड करेगी जिससे और लोगों को प्रेरणा मिले और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट स्टील से। बिल्कुल, ये आपने बड़ी बातें कही क्योंकि रिलैक्सेशन की उम्मीद, चूँकि लगातार एक बड़ा बूमिंग सेक्टर लगातार रहा है, सरकार की जेबें लगातार भरी हैं, लेकिन उसकी निस्बत इसको वर्ग को उतना मिला नहीं पाया है और जो चुनौतियां हैं उसको दूर करने की कोशिश करें। मैं महिलाओं का जिक्र कर रहा था, तो आपसे जानना चाहेंगे, चूँकि एक महिला ही है वित्त मंत्री, पिछले कई सालों से बजट पेश कर रही हैं और महिलाओं के सामने दोहरी चुनौतियां रहती हैं, एक तो घर को भी संभालना है और साथ में अपने बिजनेस और प्रोफेशनल लाइफ को भी संभालना है। क्या उम्मीद कर रहे हैं इस बार बजट से? उम्मीदें तो बहुत सारी लगा के बैठे हैं हम। महिलाओं को घर पूरा चलाना पड़ता है। सिलेंडर, सबसे पहले तो मैं सिलेंडर का बोलूँगी। जो सिलेंडर 400 रुपये में आता था वो आज 1000 रुपये में आता है। और कॉस्मेटिक में देख लीजिए, कॉस्मेटिक में जाएं तो कॉस्मेटिक इतना महंगा है, उसके बाद फिर जो जीएसटी लगता है वो अलग लगता है। या फिर फ़्लाइट के किराए देख लिए, जो स्लीपर पहन के फ़्लाइट करने वाले बोलते हैं तो वो आज कार वाले नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ से सबसे कम डिस्टेंस रायपुर से हैदराबाद का है। हैदराबाद का आप आज खोल के देखेंगे तो कम से कम तुरंत पे देखेंगे तो 10,000 रुपये कहीं नहीं गया। उसके बाद फिर आ जाइए आप, पेट्रोल है, डीजल है, शिक्षाकर्मी है, बस उसमें हम चाहते हैं कि सब में थोड़ा सा होना चाहिए। बजट महिलाओं को करना पड़ता है तो महिलाओं का बजट क्या पूरा बिगड़ जाता है। बजट और ये महंगाई के ऊपर से मैं 2 लाइन बोलूँगी। पहले मुट्ठी भर पैसे लेकर थैला भर राशन लाते थे,
राशन आता है। हाय महंगाई महंगाई महंगाई, हाय महंगाई महंगाई महंगाई, तू कहाँ से आई, तुझे क्यों मौत ना आई। हाय महंगाई महंगाई महंगाई। बस आखिरी में यही कहना चाहते हैं कि हम भी मुट्ठी भर पैसे लेके और झोला भर राशन लेके आएँ। बस यही उम्मीद करते हैं कि आगे हम। सुंदरानी जी, महंगाई की बात हो और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मैं सवाल ना पूछूं तो गलत हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने महंगाई को लेकर जिक्र किया। ये एक ऐसा विषय है जिसको लेकर लगातार चुनाव के दौरान भी विपक्ष घेरता रहा है, और हाल ही में जो महंगाई के आंकड़े आए हैं वो भी काफ़ी ऊंचे हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं। महंगाई से लोग त्रस्त हैं, और इसको लेकर क्या कहेंगे? क्या प्रावधान इस बार बजट में आम लोगों को इस महंगाई से राहत देने के लिए हो सकते हैं? इस सीज़न में बारिश के समय में महंगाई का असर थोड़ा दिखता है, लेकिन जैसे ही नया पैदावार आ जाती है तो महंगाई पे फिर नियंत्रण होने लगता है। जहाँ तक महंगाई की बात है तो मैं दूसरी ओर यह भी कहूँगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोगों की क्रय शक्ति बढ़ाने का काम किया, लोगों की जेब में पैसा डालने का काम किया, किसानों को मजबूत बनाने का काम किया। आप देखिए, मुझे याद है जब UPA 1 UPA 2 गवर्नमेंट थी तो धान का समर्थन मूल्य 1200-1300 रुपये होता था। आज वही 2200 रुपये का धान का समर्थन मूल्य। मोदी जी ने कहा था कि डेढ़ी और दुगनी किसान की हम आय बढ़ाने का काम करेंगे, लागत मूल्य से बढ़ाने का काम करेंगे। उस दिशा में काम किया मोदी जी ने। आप देखिए, मुद्रा बैंक, अकेले मुद्रा बैंक के माध्यम से 50,000 से लेकर 10 लाख जो बिना गारंटी के ऋण दिया जाता था, युवाओं को रोजगार देने का काम किया। करीब करीब 18 से 20 करोड़ लोग देश में इस 10 साल में रोजगार पाने में सफल हुए। रोड का जो जाल बिछाया, सड़कों का जाल बिछाने का काम इस सरकार ने किया। आज मैं कह सकता हूं कि उसके कारण व्यापार उद्योग के क्षेत्र में काफ़ी तरक्की हुई है। डिमांड क्रिएट करने का काम, प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से 4.5 करोड़ मकान बना चुके हैं। उसके कारण से जो डिमांड क्रिएट हुई, रोजगार के अवसर बढ़े, कि मजदूरों को रोजगार मिला, तो कहीं ना कहीं डिमांड जब क्रिएट होती है तो निश्चित रूप से थोड़ी महंगाई बढ़ती है। और महंगाई से निपटने के लिए उपभोक्ताओं को की क्षमता बढ़ाने का काम मोदी जी। ठीक है, तो डिमांड बढ़ी है, इस वजह से महंगाई बढ़ रही है, लेकिन उपभोक्ताओं की क्षमताओं को बढ़ाने के ऊपर भी काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 10 साल पहले जब हमारे सब सत्ता मिली थी तब स्थितियां बहुत अलग थी, आज हमने बहुत बदलाव कर दी। क्या कहेंगे और क्या उम्मीद इस बजट से? देखिए, सरकार चुनाव के पहले इंटरिम बजट जो थी उसको पेश किया, और इस आधार पर पेश किया कि हमने देश में बहुत काम किए और 400 सीटें तो आनी चाहिए है। वो इंटरिम बजट के बाद अब आने वाला जो बजट है वो तो टेलर था। अब जब टेलर ही लोगों ने नकार दिया तो पिक्चर कैसा होगा ये तो आप देख लेंगे। पहली चीज़, कल आपके लोकप्रिय चैनल में मैं देख रहा था, बम्बई में 20,000 की नौकरी के लिए 20 लाख लोग खड़े थे, युवा। सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए शिक्षा, स्वास्थ्य और एग्रीकल्चर। आज अगर देखें तो आदरणीय सुंदरानी जी भले कह रहे हैं, लेकिन मार्केट में कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोगों के पास पैसा नहीं है। ये भले चिल्ला रहे हैं कि जेब में हमने पैसा डाला, कहाँ से पैसा डाला इनको खुद को नहीं मालूम। कब तक आप मुंगेरी लाल जैसे हसीन सपने दिखाते रहेंगे? आप अगर कहीं बात करें तो इनकम टैक्स की जो लिमिट है, ओल्ड लिमिट है वो 3 लाख है, और करेंट जो लिमिट है वो 7 लाख है। ये दोनों को बराबर करना चाहिए, पहली चीज़। दूसरा चीज़, जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो 25,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये होनी चाहिए। सीनियर सिटीजन्स जो हैं आज अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं, वो ना बेचारे जी पा रहे हैं ना मर पा रहे हैं। तीसरी बात यह है कि आदरणीय सूरी शेट्टी साहब ने एजुकेशन की बात की। आज आप देखिए, बैंक से 12% में एजुकेशन लोन मिलता है। हम शिक्षा के स्तर को अगर बढ़ाना चाहते हैं और 12% में अगर मध्यम वर्गीय परिवार को अगर लोन दे रहे हैं तो उसका बच्चा कहाँ तक पढ़ेगा और कहाँ तक वो कर्ज चुकाते रहेगा? इस पर सरकार को निश्चित रूप से हमारा आग्रह है कि आप मध्यम वर्गीय परिवार की ओर देखें। आप जरूर, आपने 5 किलो राशन तो दे दिया लोगों को संतुष्ट करने के लिए, इससे पेट भरा जा सकता है लेकिन उसकी जीवन दायिनी नहीं बन सकती। आप उसके स्टैंडर्ड को बढ़ाइए ना। क्या 5 किलो में आप क्या कहना चाहते हैं? छोटी सी प्रतिक्रिया आपकी, क्योंकि मैं बाकी लोगों से बात करनी, बहुत संक्षेप में रखिएगा। मैंने तो पहले ही कहा, मैं प्रमोद जी की इस बात से सहमत नहीं हूँ कि सरकार ने आम आदमी को
को राहत देने का काम इस सरकार ने किया है। चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे युवाओं को रोजगार देने की बात हो, ठीक है, और भी संसाधन बढ़ाने की आवश्यकता है, रोजगार बढ़ाने की आवश्यकता है, लेकिन जितना काम इस 10 साल में मोदी जी की सरकार ने रोजगार बढ़ाने की दिशा में काम किया या किसानों को लाभ देने की बात की, निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस 50 साल इस देश में राज की है, लेकिन 50 साल में किसानों की कभी चिंता नहीं हुई, युवाओं की कभी चिंता नहीं हुई। कहीं सड़कों का जाल बिछा, कहते हैं शेरशाह सूरी के बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने सड़कों का जाल बिछा, उसके बाद हमारे गडकरी जी। चलिए सड़कों का, लेकिन यहाँ पर जो एक बात यहाँ पर प्रमोद जी ने कही वो ये कि 12% के ऊपर एजुकेशन लोन, हायर एजुकेशन लोन मिलता है, मर्सिडीज़ खरीदने जाओ तो 6% में लोन मिलता है। तो ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को बदलने की आवश्यकता है। हरक जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि सराफा एक बहुत महत्वपूर्ण सेगमेंट है, बड़ी उम्मीदें हर बार बजट को लेकर रहती हैं, क्या इस बार उम्मीद कर रहे हैं? सराफा में सोने के जो आयात शुल्क है वो 12.5% है, इसको कम किया जाना चाहिए, 5% किया जाना चाहिए। इससे सरकार के राजस्व की वृद्धि होगी, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाव में एकरूपता आएगी। यहाँ पर यदि भाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रहते हैं तो यहाँ के कारीगरों की जो ज्वेलरी है वो विदेशों में पसंद की जाती है, तो यहाँ से निर्यात बढ़ेगा, सरकार को राजस्व की बहुत बड़ी मात्रा प्राप्त होगी और विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होगी। सरकार अभी पूरे देश में, हमारी एक और अनुरोध है सरकार से कि पूरे देश में हॉलमार्किंग जेवर का विक्रय अनिवार्य किया जाना चाहिए, और साथ ही जो निर्माण इकाइयां हैं जो सोने के जेवर का निर्माण करती है उनको यह स्पष्ट रूप से, चाहे वो छोटी इकाइयां हो चाहे बड़ी इकाई हो, स्पष्ट रूप से निर्देश दिया जाना चाहिए कि हॉलमार्किंग जेवर का ही निर्माण करे। एक और जीएसटी में जो अभी पुराने जीएसटी के लिए नोटिस दी गई है, उसमें हमारा ये अनुरोध है कि 10,000 से कम की जितनी नोटिस है उसको रद्द कर दिया जाना चाहिए। इससे मुकदमेबाजी भी कम होगी और विभाग का बोझ भी कम होगा। अभी सरकार वन नेशन वर्ल्ड गोल्ड प्राइज लाने की योजना पर तैयारी कर रही है। हमारा उसमें ये अनुरोध है कि उसमें सामान्य व्यापारी के हितों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। इसके साथ ही सरकार चांदी में भी हॉलमार्किंग, जैसा सोने में हॉलमार्किंग अनिवार्य कर दी वैसा चांदी में भी हॉलमार्किंग अनिवार्य करने जा रही है, ऐसी सरकार की योजना है। तो हमारा उसमें अनुरोध है, जैसा सोने में 2 ग्राम से कम जेवर पर हॉलमार्किंग अनिवार्य नहीं है, उसी प्रकार चांदी के जेवर में भी 100 ग्राम से कम जेवर पर हॉलमार्किंग अनिवार्य नहीं की जानी चाहिए। कीर्ति साहब, चूंकि ये एविएशन इंडस्ट्री या टूरिज्म ये बहुत फ्लरिश किया है, और हमने प्रधानमंत्री जी को भी देखा कि वो बाकायदा अंडमान निकोबार और तमाम जगहों पर लक्षद्वीप में जाके उन्होंने फुट किया है, तो ये संभावनाएं बहुत बढ़ रही हैं इसमें। ऐसे में क्या आपको लगता है कि इस बार के बजट में स्पेशली टूरिज्म को लेकर या एविएशन को लेकर कुछ बड़ी संभावनाएं हो सकती, बड़े ऐलान हो सकते हैं या होने चाहिए? देखिए, टूरिज्म इंडस्ट्री जो है वर्ल्ड की 3rd नंबर की इंडस्ट्री है। आयरन और कोल के बाद में जो कोई बड़ी इंडस्ट्री अगर है तो टूरिज्म इंडस्ट्री है। और टूरिज्म इंडस्ट्री जो है, एक टूरिस्ट अगर इंडिया के अंदर आता है, फॉरेनर आता है, तो 12 लोगों को रोज़गार देता है वो। तो इतनी ज़्यादा रोज़गार की संभावना है और फॉरेन रेवेन्यू की संभावना है। हमारे यहाँ अभी आप देखेंगे तो डोमेस्टिक टूरिस्ट जो है 17 करोड़ टूरिस्ट है डोमेस्टिक में, लेकिन बाहर से आने वाले टूरिस्टों की संख्या जो है 60 लाख के आसपास है। अगर इसको बढ़ाई जाए, अगर फैसिलिटी बढ़ाई जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च किया जाए, तो वो 60 लाख से बढ़कर अगर 1.5 करोड़ 2 करोड़ होते हैं तो फॉरेन करेंसी हमारे पास बहुत अच्छी मात्रा में आएगी। दूसरा, पिछले वर्ष इन्होंने बजट दिया था टूरिज्म में 2400 करोड़ का, और उसको 2 या 3 महीने बाद, एक तो पहले ही उन्होंने बजट कम दिया था और उसके बाद उसको रिवाइज करके 1700-1800 करोड़ कर दिया था। तो वो टोटल देखिए, यूनियन टेरिटरी मिला के 29 राज्य हैं हमारे यहाँ, और 29 राज्य के लिए अगर 2400 करोड़ का बजट दोगे तो कहीं कोई डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, एक टूरिस्ट आता है तो 15-16 लोगों को रोजगार देता है, तो उस इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए बजट अच्छा खासा देना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी स्वयं लक्षद्वीप गए थे, उन्होंने संकेत दिया था कि पर्यटन इंडस्ट्री को जो है टॉप प्रायोरिटी दी जाएगी, और मुझे ऐसा लगता भी है। और बजट में अगर अच्छा बजट देंगे, पैसा अगर सैंक्शन करेंगे तो नो डाउट, क्योंकि इंडिया के अंदर में बहुत ही चांसेस है टूरिज्म इंडस्ट्री को ग्रो करने के। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि अगर कोई टूरिस्ट बाहर से आता है तो 7 लोगों को रोजगार वो प्रोवाइड करता है, तो इस लिहाज से भी इस इंडस्ट्री को बहुत फ्लरिश करने की आवश्यकता है और बहुत काम इस पर हो भी रहा है, तो उम्मीद करते हैं कि इस पर होगा। नीलेश जी बताइए, क्या उम्मीद है इस बार मीडियम सेक्टर इंडस्ट्रीज को?
हमारे ये सुझाव हैं, हमने चैम्बर ऑफ कॉमर्स से माननीय वित्त मंत्री जी को भेजा भी है। जो आज से 4 साल 5 साल पहले 7% में ओडी और सीसी के लोन्स मिलते थे, आज वही चीज़ हमें 9.5 और 10% में मिल रहे हैं। तो एक जो 2.5% और 3% का एक जो भार एमएसएमईज पे पड़ा है, उसको थोड़ा सा रिबेट किया जाना चाहिए और जो रेपो रेट है उसको कम करने से ही ये चीज़ पॉसिबल होगा, ताकि एमएसएमई की जो इंडस्ट्री है जो अभी शटडाउन्स हो गई है, मैक्सिमम 40 to 50% छत्तीसगढ़ की एमएसएमई इंडस्ट्रीज बंद हो गई है, तो उसमें कुछ ऑक्सीजन मिलेगा तो वापस से जागेंगे। और एक जो टैक्स स्लैब है इनकम टैक्स का, वो 5 लाख रुपीज़ लास्ट 10 ईयर से है, उसको बढ़ा के 7.5 लाख मिनिमम करना चाहिए, उस पर कोई भी टैक्स ना लगे। थोड़ा सा एटलीस्ट 10 साल से आप वो सेम चीज़ रखे, उसको थोड़ा बढ़ाओगे तो व्यापारियों में भी एक जागरूकता फैलेगी और लोग आगे से आगे बढ़ के टैक्स पटाएंगे और इनकम टैक्स रिटर्न्स और बढ़ेंगे। और एक और चीज़ है जीएसटी से रिलेटेड, जो बायर्स हैं अगर वो किसी से खरीद रहे हैं माल और आप अगर वो डिफ़ॉल्ट हो गया है सेलर, आप मतलब जीएसटी डिपार्टमेंट जो माल खरीदा है बायर्स को पकड़ रहे हैं और उनके ऊपर केसेस और पेनल्टीज लगा रहे हैं। हमारा ये व्यापारिक संगठन की ओर से एक रिक्वेस्ट है कि जो माल बेचा है अगर वही डिफ़ॉल्ट हो रहा है तो पहले आप उन्हें पकड़े, ना कि जिसने माल खरीदा उसे। ये चीज़ की एक जो मतलब तकलीफ आ रही है आज व्यापारियों में, वो चीज़ दूर होनी चाहिए। ये बड़ी आप अपनी महत्वपूर्ण बात बताइए जीएसटी और बाकी तमाम चीज़ों को लेकर। सर मैं यहाँ से पूछता हूँ, मैडम से मैंने बात नहीं की अभी तक, डॉक्टर शेफाली जी क्या उम्मीद कर रहे हैं? चूँकि वर्किंग वुमेन है, मैडम ने जब बात कही थी तो महंगाई का चूँकि जिक्र निकला तो मुझे सुंदरानी जी के पास आना पड़ा। तो वर्किंग वुमेन है आप, क्या उम्मीद कर रही हैं इस बार के बजट में? संभावनाओं वाले भारत को उम्मीदों वाले बजट की अच्छी आशा है। मैं यही कहना चाहूँगी कि जो प्रेजेंट सिनेरियो आप देखते हैं डिजिटल लर्निंग का, और जवाहर सर ने भी कहा कि जीएसटी जो लग रहा है एजुकेशन सेक्टर में, तो ये जो एडुटेक जो कंपनीज़ हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कोचिंग्स लेती है, वो 18% जीएसटी उन पे लगता है। वहीं एडटेक के जो डिवाइसेस होते हैं उनमें करीब 28% जीएसटी लगता है। तो मैं यही चाहूँगी कि इस पर थोड़ा कंसेशन हो, इसमें बजट में इस पर ध्यान दिया जाए। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी कि जो विकसित भारत का जो अभी चल रहा है विजन 2047, उसमें मैं यही कहना चाहूँगी कि इंडिया जो कि 5th लार्जेस्ट जीडीपी है, बट अगर आप देखें कि टॉप 100 प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स की अगर आप बात करें तो इंडिया कहीं नहीं आता उन टॉप 100 में। आईआईटी बॉम्बे जो है वो इट इज़ अमॉन्ग 118th पोजीशन पे है। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर रिसर्च, इनोवेशन, डेवलपमेंट, इस पर हम बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। हालांकि अभी कुछ सालों में बहुत अच्छा बजट एलोकेशन हुआ है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, बट क्योंकि हमें compete करना है और टॉप 100 में आना है तो एलोकेशन की और ज़्यादा ज़रूरत है। स्पेशली अभी जो डिजिटल लर्निंग जो चल रहा है प्रेजेंट सिनेरियो, तो मुझे लगता है कि ऑप्टिकल फाइबर जो आप बिछाना और मोबाइल ब्रॉडबैंड्स पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा बजट का पे उसमें ध्यान देना चाहिए कि वो ज़्यादा इजी हो। और ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो एडुटेक कंपनीज़ हैं उन पे जीएसटी कम हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिमोट और रूरल जो भी बच्चे स्टूडेंट्स हैं उन तक भी ये डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू एजुकेशन हम फैला सकें। हाँ। अच्छा, एजुकेशन एक महत्वपूर्ण सेक्टर है, चूँकि यहाँ पर उन्होंने बात भी की हम लोग, क्योंकि इस पर बहुत लंबी चर्चा की आवश्यकता भी है। हमने इससे पहले भी जवाहर सर लगातार बात की कि हम लोग, जैसे मैडम ने भी कहा कि टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ की अगर दुनिया की बात करें तो भारत की यूनिवर्सिटीज़ में जगह नहीं बना पाती हैं। हम नए एजुकेशन पॉलिसी और सब चीज़ों की बात करते हैं, आपने जीएसटी से छूट तमाम बातें की, इसके लिए क्या कुछ करने की आवश्यकता है? देखिए, ये बात सही है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत शिक्षा में कहीं नहीं खड़ा है, लेकिन उसका काम करने का तरीका ऊपर से नहीं है, नीचे से है कि जहाँ प्रसार ज़्यादा है वहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। तो 2-3 चीज़ें हैं। एक तो 15 लाख शिक्षकों की कमी है, उसका प्रावधान बजट में हो ही नहीं रहा है, जो कि बहुत बड़ी मात्रा में है। दूसरा है कि पीएम श्री स्कूल 1500 घोषणा तो हो गई है, उसका 60% अधिभार जो है वो केंद्र पे है। ये प्रसार अच्छा है, लेकिन वो गुणवत्ता देखना पड़ेगा ताकि हम 100 में आएँ। और तीसरा है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत कम हो रहा है और उसके लिए टीचरों का प्रशिक्षण एक बहुत बड़ी मात्रा में होने की ज़रूरत है, तब हम ऊपर आ पाएंगे। अनिल अग्रवाल साहब ऑटोमोबाइल से जुड़े हुए हैं और ऑटोमोबाइल में अभी चूंकि ईवी का दौर आ रहा है और ईवी को लेकर सरकार बड़ा फोकस भी कर रही है कि अभी हम धीरे धीरे हमको शिफ्ट होना है इसकी तरफ। ऑटोमोबाइल सेक्टर क्या उम्मीद कर रहा है, चाहे ईवी की बात करें, चाहे सीएनजीज़ की बात करें या बाकी तमाम को लेकर? आपने जो ईवी की बात की, तो ईवी में ऐसा है कि
सरकार प्रमोट तो कर रही है ईवी को काफ़ी कुछ, लेकिन उसके लिए जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो चार्जिंग स्टेशन चाहिए, उस पर जो है बहुत ज़्यादा अभी तक कोई वर्किंग नहीं हुई है। दूसरा, ईवी के साथ साथ अगर जो हाइब्रिड कार्स हैं उनको भी सरकार को प्रमोट करना चाहिए, उस पर भी जीएसटी जो है जीएसटी में छूट मिलनी चाहिए, क्योंकि हाइब्रिड में अभी जो बड़ी गाड़ियां हैं उस पर 45% करीब जीएसटी है, तो उसको 28% के स्लैब में लाएं तो हाइब्रिड भी प्रमोट होगा। इससे इन्वायरमेंट में भी बहुत कुछ ये मिलेगा, जो कि आज एक बहुत बड़ी ज्वलंत समस्या पर्यावरण की। इसके अलावा पिछले कुछ समय से देखें तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत बुरे दौर से गुजर रही है, तो स्पेशली टू व्हीलर इंडस्ट्री में जो है, टू व्हीलर में जीएसटी 18% है, इसको कम किया जाना चाहिए। 28% है, इसको 18% के स्लैब में लाना चाहिए। टू व्हीलर में ही जो एक सुरक्षा का बहुत बड़ा ये है हेलमेट पे जीएसटी लगता है, इसको जीएसटी फ्री किया जाना चाहिए। पहले अगर हम देखेंगे कि जब वेट हुआ करता था, टैक्स हुआ करता था, तो हेलमेट जो है टैक्स फ्री था, लेकिन जीएसटी आने के बाद उसको जीएसटी के इस पे लाया गया है। इसके अलावा ऑटोमोबाइल्स में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है स्किल्स मैन पावर की। आज हम छोटी छोटी जगहों पे, छोटे छोटे गांव में ऑटोमोबाइल पहुंच गया है, लेकिन वहां पर स्किल मैन पावर नहीं मिलता है। इस पे गवर्नमेंट को काम करना चाहिए कि स्किल डेवलपमेंट के लिए जो है गवर्नमेंट को ट्रेनिंग डेवलपमेंट के लिए मैन पावर के, और क्योंकि ऑटोमोबाइल जो है एक बहुत बड़ा ये है व्यवसाय है जिसमें रोजगार बहुत बृहद स्तर पर। तो ज़्यादातर सेक्टर्स पर हम बात कर रहे हैं अग्रवाल साहब, जैसा आपने कहा, ज़्यादातर सेक्टर्स जो हैं वो जीएसटी के जो दर हैं उन दरों में छूट की उम्मीद करते हैं। अगर 28% है तो उससे कम किया जाए ज़्यादातर, क्योंकि ये एक बड़ा चीज़ है जिसको लेकर प्रावधान अगर होंगे तो व्यापक रूप से असर पड़ता है। श्वेता जी, तो क्या आप उम्मीद कर रहे हैं इसमें? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चल रहा है, लेकिन बेटियों के लिए कोई सेफ्टी नहीं है इस देश में। आज जीएसटी हमें सभी चीज़ों में देना पड़ता है, कपड़ों में, होटल्स में, कॉस्मेटिक्स में। जो कॉस्मेटिक्स फेस पैक्स हम 500 में लेते थे, आज वो फेशियल किट 700 में है। हम ये नहीं कहते कि टैक्स देना गलत है, लेकिन टैक्स देंगे तभी तो देश आगे बढ़ेगा। लेकिन टैक्स की परसेंटेज कम करना चाहिए गवर्नमेंट को। जिस प्रकार महिला को आरक्षण दिया जाता है, उसी प्रकार टैक्स में भी महिलाओं को सब्सिडी देनी चाहिए ताकि वो अपना बजट बना सकें। उसी प्रकार महिलाओं के लिए लोन का दर ब्याज परसेंटेज कम करनी चाहिए, महिलाओं के लिए सुविधा देनी चाहिए ताकि वो अपना बजट बना सके और अपना परिवार चला सके। अच्छी बात आपने कही, वुमेन्स के लिए खासतौर पर फोकस होना चाहिए। हाँ सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बोलिए। मैं आपके माध्यम से ना एक डिजिटल की बात करना चाह रहा हूँ। पूरा देश कैशलेस की पॉलिसी भी काम कर रहा है। मुद्रा लोन हम जो भी बात करते हैं वो कैशलेस की पॉलिसी करते हैं, लेकिन जो बैंकों का स्वीपिंग चार्जेस है वो 1.5% से 2% लगता है। आज व्यापार व्यवसाय में इतनी पोजीशन नहीं है कि वो 2% सर्वाइव कर सके। दूसरा, ऑनलाइन का माध्यम से जो व्यापार हो रहा है उस पर अंकुश लगना चाहिए। जो डिस्काउंटेड के बाजार में इस समय स्कीम चल जाती है, तो इतने रुपए की तादाद में दिवाली की सीजन से पहले ऑनलाइन का व्यापार चालू हो जाता है, जिससे व्यापार डिस्टर्ब हो जाता है और हम व्यापार के ऊपर ही पूरा डिपेंड करता है। तो ऐसी जगह पर हमें ऑनलाइन के व्यापार पर शिकंजा कसना चाहिए। ये मेरा विशेष अनुरोध है सीतारमण जी से। अलग अलग सेक्टर्स को लेकर क्या एलोकेशंस होनी चाहिए, क्या चीज़ होनी चाहिए, हर सभी सेक्टर उम्मीद कर रहे हैं। और खासतौर पर स्लैब को लेकर भी यहाँ बात हुई कि इनकम टैक्स के स्लैब में बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन अर्थव्यवस्था की स्थिति पे जिस दौर में अभी सरकार है, आपको क्या लगता है कि ये सारे प्रावधान संभव हैं? कोई कड़वा घूंट मिलने वाला है या वाकई में छूट इस बार जनता को मिलने वाली है? क्या उम्मीद करते हैं सर? ये चीज़ अच्छा चीज़ है कि ये सरकार जो 25 साल का जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग किया, पहले बार मोदी सरकार 2047 के हिसाब से वही जो लॉन्ग टर्म प्लान किया, ये एनुअल बजट एक छोटा चीज़ होता है, वो इनके ये आधार पर होता है। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं, कोई नया चीज़ नहीं, कोई इनका ये आधार पर जो करेंगे। एंड लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ, इसको ध्यान रखते हुए ये एनुअल बजट होता है, एनुअल बजट होना चाहिए। दूसरा, गवर्नमेंट इसका पहले बीजेपी का सरकार आने के पहले वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करते थे। सो ये अच्छा चीज़ है कि लॉन्ग टर्म प्लान का अंदर में एनुअल बजट होता है। एनुअल बजट में इंडस्ट्री आएगा, प्रावधान जो होते हैं इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, टैक्स एग्जेम्पशन, ये सब चीज़ आता है। लेकिन मेन ऑब्जेक्टिव होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ। अच्छा, इकोनॉमिक ग्रोथ हम तो इंडिया में सारे वर्ल्ड में नंबर 1 स्पीड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में, रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में अभी 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गया। 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी था, 4th होने वाला। जाओ, ये सब
चीज़ इल्यूजन नहीं करना चाहिए, इल्यूजन ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट तो ठीक है, डेवलपमेंट का नाम में हम अपीजमेंट करते हैं, इसको खुशी करो, इसको खुशी करो, कृषक को खुशी करो, इंडस्ट्रियल को खुशी करो, बिजनेसमैन को खुशी करो, ये खुशी नहीं है। डेवलपमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव डेवलपमेंट होना चाहिए। आप जो स्मॉल इंडस्ट्री, MSME या छोटा छोटा इंडस्ट्री, बड़ा मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री जो भी करते हैं, फाइनली फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट लॉन्ग टर्म। सर बजट में छोटा छोटा जो पॉलिटिकल एजेंडा आ जाते हैं वो नहीं आना चाहिए। लेकिन इन सब के बीच में जैसा हम लगातार कह रहे हैं इनकम टैक्स के स्लैब को लेकर सर, 12 साल करीब हो चुके हैं, टैक्स स्लैब में बदलाव हुआ नहीं है। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, तमाम चीज़ें हुई हैं, स्लैब में बदलाव होना चाहिए? ज़रूर। ये जो इकोनॉमिक सर्वे आधार पर जो होगा, 3 दिन के बाद सबमिट करेंगे बजट, वो डेफिनेटली स्लैब अपर लिमिट बढ़ेगा 3 लाख से 5 लाख। ये उम्मीद कर रहे हैं कि डेफिनेटली स्लैब में परिवर्तन होगा। स्मिथ सर, मैं आपके पास आ रहा हूँ एक बार। मुझे चूंकि संजय सिंह जी को भी चर्चा में शामिल करना है। संजय सिंह जी का मौका नहीं आया। बताइए सर, कर्मचारी वर्ग से जुड़े हुए हैं, बहुत सारी उम्मीदें इस वर्ग को रहती हैं। चूंकि हम स्लैब को लेकर बात कर भी रहे थे खासतौर पर, क्या उम्मीद कर रहे हैं सर इस बार? देखिए, स्लैब तो 12 साल से नहीं बदला है, ये बात तो सही है और वो बदलना चाहिए। दूसरा जो मुख्य चीज़ है कि जो बचत का जो डिडक्शन होता है वो भी 1.5 लाख रुपए से ऊपर नहीं बढ़ा, जबकि 7वां पे कमीशन लागू हो गया है। जस्ट जो है 12% प्रत्येक कर्मचारी का कटना है। उसको आप देखेंगे तो एक लोअर मिडिल क्लास के कर्मचारी का भी 1.5 लाख से ऊपर हो जाता है GPF केवल। तो निश्चित तौर पर यदि सरकार को बचत प्रोत्साहन करना है तो उस रेशियो को भी बढ़ाना चाहिए। एक गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स में और जो ये ला दिया कि मतलब एक दूसरी स्कीम भी लाया है, उससे बचत जो है उत्साहित हो रहा है। रोज़मर्रा की ज़रूरतों पर ध्यान देना चाहिए सरकार को कि रोज़मर्रा की ज़रूरत जो है कि लोगों की पहुँच में हो, आम लोअर मिडिल क्लास जो है। तीसरा जो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारी ये उम्मीद है सरकार मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की कि सरकार कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए, क्योंकि इससे जो लोग गलत बिल प्रस्तुत करते हैं वो भी जाएगा, तमाम जो परेशानियां होती हैं वो ख़त्म होगा। सरकार जितना भी कर्मचारी है, अगर वो बीमार होता है, किसी भी हॉस्पिटल में जाता है, उसका सरकार देती है, लेकिन वो बाद में देती है। उसको यदि ये छूट मिल जाए कि वो कैशलेस सुविधा रहेगी तो इससे कर्मचारियों को बहुत आराम रहेगा। तो बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि कैशलेस जो है सुविधा मिलनी चाहिए एजुकेशन में, क्योंकि वहाँ पर स्वास्थ्य को लेकर भी उन्होंने बात कही। स्वास्थ्य से आप जुड़े, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, अपनी बात भी रखिए। जैसे डॉक्टर प्रोफेसर दास ने कहा कि कोई मूलचूल परिवर्तन नहीं हुए हैं, मेडिकल या हेल्थ सेक्टर में भी इसकी बहुत ज़्यादा अभी ज़रूरत है। अभी भी हम उसी ढांचे में हैं जिस ढांचे में हमारी प्राथमिकता मलेरिया, हैजा या जो इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं उनमें होती है। लेकिन हमको ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि अब जो 2040 का भारत होगा उसमें औसत आयु जो होगी वो 38 होगी, यानी 38 वाले ईयर्स वाले पॉपुलेशन मैक्सिमम होंगे और बुजुर्ग बहुत ज़्यादा होंगे। तो हम हैजा, उनमें हैजा और ये इन्फेक्शियस डिजीज़ ना होके नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ यानी हार्ट की, कैंसर की, ये बीमारियां ज़्यादा रहेंगी। तो उस तरह की तैयारी हमारी नहीं हो रही है। आज भी हम उसी ढांचे में हैं जिसमें हम बेसिक इन्फेक्शियस डिजीज़ को देख रहे हैं और इसको हमको चेंज करना पड़ेगा। आज हमको वैसे डॉक्टर्स बनाने पड़ेंगे जो केयर दे रहे हैं। वो आज डॉक्टर निकलता है मेडिकल कॉलेज से ट्रेन होके तो वो एक जॉब के लिए खोज रहा होता है, वो जॉब क्रिएटर नहीं होता है। जबकि आज स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि जब हम मेडिकल कॉलेज से कोई डॉक्टर निकले 17-18 साल मेडिकल कॉलेज में इन्वेस्ट करने के बाद में, तो वो और लोगों के लिए जॉब क्रिएट करे। वो स्थिति आज नहीं है। जब तक हम ऐसी स्थिति में नहीं आएंगे, हेल्थ केयर हमेशा पिछड़ी रहेगी। ठीक है, हेल्थ केयर को लेकर भी काम करने की आवश्यकता। कोठारी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, संक्षेप में रखिएगा, समय की थोड़ी सी पाबंदी है जी। महंगाई की बहुत बात हो रही थी, तो महंगाई के बारे में मैं बोलना चाहूँगा कि ये जो सरकार है पिछले कई सालों से जो है, इसका इनका 11वां साल है ये, और महंगाई की दर इन्होंने एक बहुत काबिल तारीफ ये काम किया कि सिंगल डिजिट में ही है। आज भी अगर महंगाई की दर कहा जाए तो 5.13% है, जो कि नवंबर 2013 में अगर हम बात करें तो 12% से ऊपर थी। तो उन्होंने कंट्रोल तो किया है, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि जो वैश्विक एवरेज है 2.1%, उससे अभी भी हमारी महंगाई दर ज़्यादा है। हालांकि 2017 में हमारी महंगाई दर वैश्विक एवरेज से भी कम हो गई थी। तो सरकार वैश्विक एवरेज के बराबर ले आए तो अच्छा है। वैसे महंगाई ऐसा लगता है कि बहुत है, लेकिन महंगाई दर सरकार ने मेंटेन तो की हुई है। चलिए ठीक है, बताइए अलग जब कुछ कहना चाह रहे थे, थोड़े संक्षेप में बोलिएगा। हाँ। ये सरकार जीएसटी में ईडी का हस्तक्षेप करने जा रही है, तो हमारा ये कहना है कि एक निश्चित टर्नओवर के ऊपर ईडी का हस्तक्षेप, क्योंकि सामान्य व्यापारी जीएसटी से जुड़ गया है
और एक निश्चित टर्नओवर यदि हो जाए, तय हो जाए, उसके बाद जीएसटी में ईडी का हस्तक्षेप होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो सामान्य व्यापारी उससे परेशान हो जाएगा। वैसे भी जीएसटी के इतने प्रावधान, इतने रोज परिवर्तन होते हैं कि सामान्य आदमी उसको सर्वाइव नहीं कर पा रहा है। जीएसटी की पेचीदगियों को दूर करने के साथ हमारे एक सेगमेंट है वो छूट रहा था, लेकिन अब मृणाल जी भी हमारे साथ में आ गए हैं, रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं। सर, रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो क्या उम्मीद कर रहा है इस बार के बजट को लेकर, चूंकि एक बहुत बड़ा सेक्टर है पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ, क्या उम्मीद कर रहे हैं सर? जी, आपने ठीक बोला। रियल एस्टेट एक्चुअली जो सेक्टर है वो एग्रीकल्चर के बाद में हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, प्लस मोर देन 300 इंडस्ट्रीज़ जो रियल एस्टेट के अलावा है उनको भी चलाता है। तो रियल एस्टेट थर्स्ट तो कोई भी गवर्नमेंट का बहुत बड़ा फोकस एरिया होना चाहिए। करंटली रहा भी है इस गवर्नमेंट में, पिछली बार भी रहा था, हमेशा रहा है, बट इस बार व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड इज़ कि बिकॉज इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा हो गया है, बट जो लोगों की कमाई है, आमदनी है, या वो उस लेवल पे नहीं पहुंच पाई है, हमने देखा है। तो इस बार 4 चीज़ें हैं जिस पे गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए, जो मुझे लगता है। एक है कि जीएसटी जो रियल एस्टेट में लगता है कस्टमर्स को, उसका इनपुट हमको मिलना चाहिए ताकि हम उसका बेनिफिट कस्टमर को पास ऑन कर सके। बहुत सारी एक इनकम टैक्स में एक स्कीम थी 80 IB पहले, जो इनकम टैक्स छूट देती थी अगर हम अफोर्डेबल हाउसिंग बनाते थे, क्योंकि शॉर्टेज जो है वो अफोर्डेबल हाउसिंग की है। तो अफोर्डेबल हाउसिंग की शॉर्टेज को शॉर्टेज कम करने के लिए 80 IB स्कीम को वापस लेके आना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना में अभी सुनने में आ रहा है कि बहुत बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है। तो एक चीज़ जो पुरानी थी, जो इस बार नहीं आनी चाहिए, एक्सपेक्टेड है कि जो अमाउंट एक फिक्स कर दिया था 45 लाख का, तो अब 45 लाख के जो सिटीज़ हैं, रायपुर जैसी सिटीज़ में भी 45 लाख से ऊपर के बहुत घर बनने लगे जो मिडिल इनकम ग्रुप खरीद रहा है, लेकिन उनको वो बेनिफिट नहीं मिलता है। तो 45 लाख का जो कैप है उसको हटा देना चाहिए। फ्लैट का जो साइज़ का कैप है वो रहना चाहिए, क्योंकि वो अफोर्डेबल उन्हीं के लिए है। तो अफोर्डेबल हाउसिंग में कुछ चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, चेंज करनी चाहिए। जी, तो फाइनल सेगमेंट की तरफ मैं बढ़ गया हूँ, किसी को कुछ बोलना अगर रह गया हो बातचीत सर प्लीज़। सर, मैं 2 चीज़ पे बोलना चाहता हूँ। एक तो जो इनकम टैक्स की मैक्सिमम मार्जिनल रेट्स है, अब चूँकि सिस्टम इतना रोबस्ट हो गया, इतना कंप्लायंस है, तो उसको कम करने के बारे में सोचना चाहिए। प्लस उसमें जो डिफरेंट सरचार्जेस लगे हैं, गवर्नमेंट अपने लेवल पे अप्रोप्रिएट करे, उसको अलग से इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाने का कोई मतलब नहीं। दूसरी जो बात, कुछ लोगों ने जीएसटी में ईडी का जो दखल की बात की, मेरा कहना है ईडी का दखल होना ही क्यों चाहिए जीएसटी में और इनकम टैक्स में। आजकल ये एक फैशन बन गया, जो अधिकारी आपके यहाँ आता है वो सीधा आपको ईडी में ले जाने की धमकी देता है, अपनी कुछ चीज़ों को आपको मांग को पूरा कराने या आपसे टैक्स भरवाने के लिए। तो एक गलत उसका उपयोग है। जीएसटी अपने आप में पूरा लॉ है, उसमें ईडी की कोई आवश्यकता नहीं। तो चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, हमें ईडी का उसमें इंटरफेरेंस होना ही नहीं चाहिए। तो ये जो, और वो बहुत ही गलत कानून है, किसी का भी मिसयूज़ हो सकता है, मेरा कहना है। तो मेरा ये कहना है कि ईडी का दुरुपयोग इसमें होना ही नहीं चाहिए। जीएसटी अपने आप में पूरा कानून है, इनकम टैक्स अपने आप में पूरा कानून है, वो उसमें सब प्रावधान है। तो मोटे मोटे तौर पर सब तमाम अलग अलग सेक्टर से हमने बातचीत की, और सभी लोगों की मानना है कि महंगाई से निजात के साथ साथ टैक्सेस में जो दिक्कतें हैं, जो कहीं ना कहीं पेचीदगियां हैं, उसको दूर करने की ज़रूरत है, और इनकम टैक्स के स्लैब्स में बहुत सारे परिवर्तन की ज़रूरत है, और बाकी तमाम अलग अलग सेक्टर्स की ढेर सारी उम्मीदें हैं। जैसा डॉक्टर शेफाली जी ने कहा भी कि संभावनाओं वाला देश है, और संभावनाओं वाले देश में उम्मीदों का बजट पेश होना है। तो इस उम्मीदों के बजट में अलग अलग सेक्टर्स की क्या उम्मीदें हैं, इस कार्यक्रम के जरिए हमने जानी समझी, और देखते हैं कि जब बजट पेश होगा तो क्या इन उम्मीदों को लेकर कुछ बड़ा ऐलान होता है। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, बात रखने के लिए। तो इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। IBC 24 पर खबरों और अपडेट्स का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।